दोस्तों नमस्कार। अस्मिता का सवाल जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर जोड़कर देखने की कोशिशें होती है तो स्वाभाविक है कि उपराष्ट्रवाद अक्सर विजयी होता है। चुनावी उपराष्ट्रवाद तो और ज्यादा मजबूती से सामने आता है। और जिस प्रकार से द ग्रेट इंडियन एग्जिट पोल तमाशा आप देख रहे हैं, भूल जाइए कि पश्चिम बंगाल में उस तमाशे के लिए कोई जगह बची हुई है। देश के दूसरे राज्यों में जहां चुनाव हो रहे थे, चाहे वो तमिलनाडु हो, डीएमके वापस आ रही है, केरल हो, यूडीएफ की सत्ता में वापसी हो रही है, और पश्चिम बंगाल के बगल में असम का चुनाव हो, हिमंता बिस्व शर्मा कांग्रेस की कमजोर और रणनीतिक भूलों के कारण एक बार फिर से सत्ता में वापसी करते नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन सबकी रुचि जिस बंगाल में है, उस बंगाल ने एक तरह से गुजरात लॉबी को ठेंगा दिखा दिया है। और ठेंगा इस रूप में दिखाया है कि भूल जाइए एग्जिट पोल के तमाशे को, और उस एग्जिट पोल में जिस तरह से 4 तारीख तक के लिए, यानी अगले 5 दिनों के लिए, आप सब के लिए, हम सब के लिए जो फुल एंटरटेनमेंट का इंतजाम है, लोगों को टीवी से बांधे रखने का जो जुगाड़ है, उस जुगाड़ में हर बार की तरह इस बार भी कामयाबी पाई है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि ममता बनर्जी ने आखिर बीजेपी को मात कैसे दी। असली नतीजे तो आपके सामने 4 मई को आएंगे, लेकिन बंगाल में क्या हुआ है, यह बहुत बड़ी बात अब रह नहीं गई है जानने के लिए। पश्चिम बंगाल में लोगों की रुचि अब सिर्फ इस बात में है कि ममता बनर्जी 2/3 बहुमत हासिल करती हैं या पिछली बार की तरह 3/4 बहुमत हासिल करती हैं। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं तो बाकी अगर कोई धांधली हो जाए, कोई खेल हो जाए, कोई चिप बदल जाए, कोई मशीन खेल कर दे, वो अलग बात है। उस परिस्थिति में तो कोई तीसरी भी पार्टी जीत सकती है। अगर खेल के सहारे चुनाव होना हो तो जो दिल्ली में होगा खेल के सहारे वो जीत लेगा। लेकिन हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की सूरत में पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों की चर्चा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस अंदाज में वोटिंग हुई है, आज जिस प्रकार से सेकंड फेज में भी 90% से ऊपर वोटिंग हुई, उससे यह साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल बदलाव के लिए नहीं, बल्कि एक हद तक एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद विकल्पहीनता के कारण ममता बनर्जी को ही चुनने पर फिर से विवश हुआ है। कारण वही डेमोग्राफी भाजपा के खिलाफ, कारण वही ममता बनर्जी का महिला होना, कारण वही लाभार्थी चेतना, और कारण वही बांग्ला अस्मिता का सवाल सीधे सीधे राज्य के लोगों के बड़े हिस्से के बीच में राजनीतिक तौर पर बिठा दिया जाना या बैठ जाना। पिछली बार जब बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए थे तो 294 सदस्यों की विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की जो जरूरत होती है, ममता बनर्जी ने उससे 67 ज्यादा सीटें जीती, 3/4 बहुमत, 3/4 मेजोरिटी हासिल कर ली। लेकिन उस 3/4 मेजोरिटी के दायरे में एक और चीज पर नजर रखनी जरूरी हो जाती है कि आखिर क्यों ममता बनर्जी बार बार जीत रही हैं, और क्यों भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुकाबले में होना ममता बनर्जी के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव से लगातार हर तीसरे बंगाल के वोटर तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित किए हुए है, लगातार वो बनी हुई है। जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला गठबंधन चुनाव हारे या चुनाव जीते, सत्ता के करीब पहुंचे या बहुत पीछे छूट जाए, हर स्थिति में हर तीसरा वोटर बिहार का राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ खड़ा रहता है, भले ही लगातार उसकी हार होती रहती है। वही स्थिति बंगाल में बीजेपी की है। बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें, 2021 के विधानसभा चुनाव को देखें, या 2 साल पहले 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें, सीटें बीजेपी को कितनी भी आई हो, लेकिन तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 33% से 40% के बीच वोट हासिल किए। 40% से ऊपर उसके जाने की संभावनाओं को पलीता कहां लगता है, तो इसके लिए बंगाल की डेमोग्राफी सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। 2011 के चुनाव पर हम नजर डालते हैं, जब 34 साल के लाल झंडे के शासन को ममता बनर्जी और कांग्रेस के गठबंधन ने खत्म किया था, तो याद रखने की बात यह है कि उस वक्त 2 तथाकथित सेकुलर अलायंस के बीच में चुनाव हो रहा था। मतलब 2 ऐसे गठबंधनों के बीच चुनाव हो रहा था जो सभी धर्मावलंबियों के, सभी संप्रदाय को मानने वाले लोगों का वोट खींचने की क्षमता रखते थे।
वहां ऐसा नहीं था कि समाज का एक बड़ा तबका या बड़ा संप्रदाय किसी खास पार्टी के विरोध में खड़ा हो। वो स्थिति अब नहीं है। आज की स्थिति में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, तो उस परिस्थिति में 30 से 32% के करीब जो अल्पसंख्यक वोटर माने जाते हैं, हटा दीजिए उसमें 2% वोटर को जो SIR के कारण जिनके नाम कटे, 30% जो वोटर है अल्पसंख्यक समुदाय के, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। बचे हुए जो 70% वोट हैं, उन 70% वोटों में भारतीय जनता पार्टी को आधे वोट लगातार मिल रहे हैं। पिछले 3 चुनाव से 50% वोट उसमें से मिल रहे हैं, तभी बीजेपी 33 से 40 के बीच पहुंच रही है। लेकिन उससे आगे वो बढ़ नहीं पा रही, आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश दिखती भी नहीं है। तो इसके पीछे के कारण को जरा समझते हैं। कैसे ममता बनर्जी वापसी करते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ी सीटें उनकी कम हो रही है, 200 के नीचे आ रही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वापसी करती जो ममता बनर्जी दिखाई दे रही है, उसके पीछे का बड़ा कारण आपको मध्य प्रदेश और बिहार के चुनाव में नजर आ जाएगा। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ने महिलाओं के खाते में पैसे डाले, और नीतीश कुमार ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 10,000 रुपए डाल दिए। नतीजा यह हुआ कि एक बड़े मैंडेट में इन तीनों राज्यों का चुनाव तब्दील हो गया। मैक्सिमम अधिकतम 10,000 रुपए नीतीश कुमार ने दिए थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? ममता बनर्जी 1,500 रुपए जनरल और ओबीसी वर्ग की 25 से 60 साल के बीच की हर महिला के खाते में डाल रही है। 1,700 रुपए SC/ST वर्ग की हर महिला के खाते में जो 25 से 60 के बीच की है उसमें डाल रही है। लक्ष्मी भंडार योजना या कुछ अन्य योजना उसका नाम दिया जा रहा है। अब 1,500 रुपए को एक साल पर देखे तो 18,000 रुपए होते हैं। 1,700 रुपए को एक साल में जोड़ करके देखे तो वो 20,400 रुपए होते हैं। सवाल ये उठता है कि 10,000 रुपए देकर जब नीतीश कुमार बिहार का चुनाव पलट सकते हैं, तो 18-20,000 रुपए देकर ममता बनर्जी क्या उस प्रभाव को नहीं छोड़ पा रही है? निश्चित तौर पर ममता बनर्जी का असर ज्यादा है। और चूंकि ममता बनर्जी खुद महिला है, बांग्ला भाषा में वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, आम बोलचाल में वो आम आदमी की भाषा में बोल रही है, तो उनकी मास अपील ज्यादा है। तो एक डेमोग्राफी के लेवल पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनाव को बिना नेता के जीतने की कोशिश कर रही है, मोदी शाह के चेहरे पर जीतने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में स्थानीय नेतृत्व के बिना चुनाव नहीं जीते जा सकते। लेफ्ट फ्रंट को भी सत्ता तब गंवानी पड़ी जब लगातार संघर्ष कर रही ममता बनर्जी के रूप में एक स्वाभाविक नेता उनके सामने था। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास कौन ऐसा चेहरा है जिसका पैन बंगाल असर हो, जो सीधे सीधे मोदी शाह के लिए ममता बनर्जी से आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत रखता हो, जनता के बीच सीधे सीधे जाकर ममता बनर्जी के ग्राफ को टक्कर देने की कोशिश करता हो। एक चेहरा बीजेपी के पास बंगाल में नहीं है। और ऊपर से मछली का विवाद सामने आ रहा है। आज जिन 142 सीटों पर वोटिंग हुई है, उनमें 123 सीटें ममता बनर्जी की टीएमसी ने पिछली बार जीती थी। इस चुनाव में चाहे ईडी का प्रयोग हो, चाहे दूसरी एजेंसियों का प्रयोग हो, चाहे सेंट्रल पैरामिलिट्री के जो फुटेज आज आपने देखे, या एक दूसरे राज्य के आईपीएस अफसर को टीएमसी के कैंडिडेट के परिजनों को जाकर धमकाने की बात आपने फुटेज में देखी, इन सब ने जिस ढंग से बांग्ला आत्मसम्मान को झकझोरा, उससे कहीं ज्यादा देश के गृह मंत्री के द्वारा ए दीदी आंख कान खोलकर सुन लो, बंगाल पुलिस वापस जाओ, इस तरह की बातें जो जुबान से निकल रही थी, वो सीधे सीधे बंगाल की अस्मिता को झकझोर रही थी। और एक बात याद रखिए, बंगाल की अस्मिता को झकझोर कर ब्रिटिश हुकूमत भी बंगाल में चैन से नहीं रह सकी थी। फिर भला भारतीय जनता पार्टी और गुजरात लॉबी के कब्जे वाली भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चैन से रह पाएगी, ये कैसे सोच लिया जाए? जिस प्रकार से बंगाल में वोटिंग हुई, इस देश के किसी भी महानगर में 108 सीटें नहीं है। कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता यानी कोलकाता के साथ साथ उसके अगल बगल के सब अर्बन इलाकों को जोड़ दे 108 विधानसभा सीटें हैं। आज पोलिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वहां उनका आंकड़ा 14 से ऊपर जाए। टीएमसी को उम्मीद है कि वो 93 से ऊपर सेंचुरी मारती हुई नजर आए। लेकिन न तो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें बहुत सफल दिखाई दे रही है, और न ही टीएमसी 93 के आंकड़े को ऊपर ले जाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। हो सकता है कि उसकी 4-5 सीटें कम हो जाए।
लेकिन जहां पहले चरण में चुनाव हुए थे उस इलाके को यदि हम देखने की कोशिश करें तो कई सारी परिस्थितियां ऐसी है जिसमें साफ जाहिर होता है कि चाहे उत्तर बंगाल के इलाके के, कूच बिहार इलाके के, जलपाईगुड़ी इलाके के, सिल्लीगुड़ी इलाके के व्यापारी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ भले ही जुड़ गए, लेकिन व्यापारी वर्ग के लोग राज्य के जनमत को प्रभावित करने की स्थिति में आ गए और विधानसभा में वो सीधे सीधे पूरे राज्य को प्रभावित कर देंगे, वो स्थिति कहीं नहीं बनी। दूसरा प्रमुख मुद्दा पश्चिम बंगाल में जो बनता हुआ दिखाई दिया वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में अपने चुनावी हिंदुत्व का घोड़ा दौड़ाना चाहती थी, जिस ढंग से दिल्ली की ताकत के सहारे बंगाल के को कब्जे में लेने की कोशिश करना चाहती थी, वो ताकत भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर करते हुए नजर आई। अगर कांग्रेस और लेफ्ट के वोट परसेंटेज 12 से 15 तक पहुंच गए तब किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी 77 के आंकड़े से भी नीचे गिर जाए, क्योंकि वोटर का बहुत बड़ा तबका इस बार साइलेंट रहा है, चुप्पी साधता हुआ दिखाई दिया है। और चुप्पी साधता हुआ वोटर ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के तौर पर देख रहा था। थोड़ा और खुल करके बातें कहें, खासकर मैं 70% वाले बहुसंख्यक वर्ग के वोटर्स की बात कर रहा हूं, तो जो बांग्ला भाषी है, जो सिर्फ बांग्ला बोल सकते हैं, उनमें 90 से 95% वोटर ममता बनर्जी के साथ थे। जो हिंदी बोल सकते हैं और बांग्ला भी बोल सकते हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी 2/3 वोटर तक पहुंच चुकी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां भी ममता बनर्जी ने 1/3 वोट का सपोर्ट अपना बरकरार रखा है। और उसके ऊपर जिन ट्राइबल बेल्ट में ममता बनर्जी अपनी जगह को वापस पाने की जद्दोजहद में लगी थी, उनके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं हुए। अब जरा डेमोग्राफी के आधार पर सीटों की बात करें तो बाहर से आपको दिखता है कि 294 सीटों पर भाजपा और टीएमसी आपस में सत्ता के लिए टकरा रही है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें तो 294 में 67 सीटें ऐसी है जहां अल्पसंख्यक उम्मीदवार को छोड़कर किसी दूसरे के द्वारा डिसाइड नहीं किया जा सकता। लिहाजा टीएमसी के लिए तो 294 सीटें हैं लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी का मुकाबला करने के लिए बहुत हद से ज्यादा अगर वो सोच पाएगी तो 227 सीटें, यानी 67 सीटों को छोड़ करके जो 227 सीटें हैं, उसी 227 में भारतीय जनता पार्टी को 148 सीटों तक पहुंचने की कोशिश करनी है। अब उसमें महिला फैक्टर का भी मुकाबला बीजेपी को करना है, उसमें बांग्ला अस्मिता और गुजरात लॉबी बंगाल पर कब्जा कर लेगी, उसका भी मुकाबला बीजेपी को करना है। उसमें ममता बनर्जी के साथ जो लेफ्ट लिबरल भद्रलोक का हिस्सा खड़ा है, उसका भी मुकाबला करना है। उसमें ट्राइबल बेल्ट में और मतुआ समाज के बीच जो भाजपा को लेकर नए तरीके से धारणा विकसित हुई है, या जो ठाकुर नगर का जो मतुआ समाज का जो एक बड़ा परिवार माना जाता है, उसके बीच जो राजनीतिक विभाजन हुआ है, उसका भी मुकाबला बीजेपी को करना है। और इन सब से आगे राष्ट्रीय स्तर पर 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता केंद्र में चल रही है, और वो सत्ता भी ये भरोसा दिलाने में नाकाम रही है कि वो रोजगार की बात सोचती है, वो मध्य वर्ग की बात सोचती है, वो भी नहीं कर पाई है। मोटे तौर पर आप कहें तो गोदी मीडिया जो दिखा रहा है, ज्यादातर बीजेपी को बहुमत देते हुए दिखा रहे हैं, इस सब कोरी कल्पनाएं हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बहुमत में आ ही नहीं सकती, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करती हुई जरूर नजर आ सकती है कि अगर बीजेपी की बजाय उनका मुकाबला किसी तथाकथित सेकुलर पार्टी से होता तो इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उस एंटी इनकम्बेंसी के वोट में तब्दील होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की परेशानी है तो ममता बनर्जी की ताकत भी बन गई है। और इस ताकत के सहारे नरेंद्र मोदी क्या अचीव करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी के लिए पश्चिम बंगाल की सत्ता बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि 42 लोकसभा सीटें हैं और 42 लोकसभा सीटें 2029 के लोकसभा चुनाव को तय करने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाएंगी। लेकिन यह भी तय मानिए कि ममता बनर्जी अगर जीत करके आती हैं तो
तो पूरे विपक्ष की तरफ से दिल्ली की राजनीति के लिए नेतृत्व करने के लिए ममता बनर्जी एक बेहद ताकतवर चेहरे के तौर पर सामने आएंगी और इससे बीजेपी ऐसा सोच सकती है कि इंडिया अलायंस के बीच स्प्लिट की स्थिति को दिखाया जा सके। लेकिन क्या यह व्यावहारिक रूप से संभव है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बीजेपी की जो अंदरूनी चाहत है कि 115 के ऊपर सीटें किसी तरह से हासिल की जाए ताकि अगले 1-2 साल में 148 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए किसी ऑपरेशन लोटस जैसी व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जो कुमारस्वामी सरकार को गिराने के लिए अपनाई गई, एक ऐसी व्यवस्था जो उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के लिए अपनाई गई, या एक ऐसी व्यवस्था जो कमलनाथ सरकार को मध्य प्रदेश में गिराने के लिए अपनाई गई, या एक ऐसी व्यवस्था जो हिमाचल की सुक्खू सरकार को गिराने के लिए कोशिश की गई थी, वैसी कोशिशों को जिंदा रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में 115 के आंकड़े तक पहुंचना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो आंकड़ा बीजेपी छू पाएगी? देखते हैं, इंतजार करते हैं। आज का एग्जिट पोल जो पश्चिम बंगाल के बारे में आप अलग अलग चैनलों पर देख रहे हैं, भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि अगर एग्जिट पोल गोदीगिरी करते हुए दिखाई ना दे तो फिर एग्जिट पोल किस बात के। फील गुड और इंडिया शाइनिंग से लेकर आज तक इन एग्जिट पोल का जो हाल हुआ है और एग्जिट पोल बनाने वालों को टेलीविजन के सामने खुद के फेल होने पर रोते हुए जो हमने सबने देखा है कि रुमाल से चेहरा ढककर ये एग्जिट पोल वाले रोते हुए नजर आए थे। क्या बंगाल और बंगाल का चुनाव इसीलिए कम से कम उन एग्जिट पोल वालों को जो रोते हुए नजर आए थे अभी तक एग्जिट पोल लाने से रोक रखा है? थोड़ा इंतजार कीजिए, ज्यादा दिन नहीं है, 4 तारीख में ज्यादा समय नहीं है और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। चौथी बार ममता बनर्जी वापसी करते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ये बात मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई अंदरूनी धांधली या खेल ना हो। आज के लिए इतना ही।